नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों कल आप लोगों का डेट हो जाएगा 21 फरवरी। तो आप लोगों को यहाँ पे 21 फरवरी का जो क्लास 10th का विज्ञान का परीक्षा है, जिसका विषय कोड है 112, उसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो उसका प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो सीधा सा आप लोगों का जो फर्स्ट आपका टोटल क्वेश्चन होने वाला है 110 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से 80 आपके होंगे ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव 24 होंगे आप लोगों का लघुत्तरीय और 6 होंगे आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो 80 में से आप लोगों को 40 गो प्रश्न को करना है और 24 में से 12 और 6 में से आप लोगों को 3 प्रश्न को करना है। यहाँ पे टोटल आप लोगों को टाइम मिल जाएगा 2 घंटा 45 मिनट। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न कुछ किस प्रकार से है। ठीक है, तो आते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी कि आप लोगों को उस पर गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आप लोगों का प्रश्न देखते हैं। आप लोगों का प्रश्न है बाबू कि किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। आपके पास ऑप्शन है छाया, उपछाया, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा छाया। यदि प्रकाश जिस पथ से चल रहा है उसके पथ में हम अगर कोई अवरोध रख दे तो क्या बनता है, वहाँ पे छाया बनता है। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपके पास ऑप्शन ए है 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, वो होती है अनंत। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 3 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितनी होगी बाबू। आपके पास ऑप्शन है -1 डाईऑप्टर, 1.5 डाईऑप्टर या फिर यहाँ पे देखते हैं 1 डाईऑप्टर या फिर 2 डाईऑप्टर। तो कितना बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 1 मीटर वाला। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा बाबू 1 डाईऑप्टर, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C 1D। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अगर वहीं बात कर दे कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना कि अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। आपके पास ऑप्शन ए है समान, विभिन्न, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू निर्वात में प्रकाश का चाल कुछ अलग होता है, जल में प्रकाश की चाल अलग होता है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो भिन्न भिन्न आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। आपके पास ऑप्शन ए है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या मात्रक विहीन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपके पास ऑप्शन ए है कांच, बर्फ, वायु या हीरा। तो अपवर्तनांक की बात कर रहा है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, क्या बनाता है बाबू। आपके पास ऑप्शन ए है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आपके पास ऑप्शन ए है
अपवर्तन, परावर्तन, परिकीर्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। परिकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। कैसा है प्राथमिक वर्ण बाबू? आपके पास ऑप्शन ए है लाल, नीला, हरा या इनमें से सभी। तो प्राथमिक वर्ण जो विक्षेपण है वो है आप लोगों का यहाँ पे नीला। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं कहाँ होती है? आपके पास ऑप्शन ए है कर्निया में, रेटिना में, पुतली में या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्निया में। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि यानी कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो बाबू वह दृष्टि दोष होता है जिसमें क्या होता है कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसके नाम पे आप कभी मत जाइएगा कि दूरदृष्टि है तो दूर जो दिखाई देता है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें दोष है। तो ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा होता है। अगर दूरदृष्टि दोष बोलेगा यानी कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है और नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो फिर से एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से सभी, इनमें कोई नहीं। तो जो बाबू आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। और बाह्य मतलब कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा किया जाता है? तो वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इतना आप लोग को याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है? 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड या नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1/ कितना? तो 1/16 सेकेंड। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन ए है जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जूल सेकेंड, जूल का पावर -1 सेकेंड का -1 या फिर ऑप्शन डी है जूल का पावर -2 इंटू सेकेंड के पावर -2। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है बाबू 1 किलोवाट घंटा बराबर? आपके पास ऑप्शन है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 यूनिट। आपको इतना याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है वोल्ट, वॉट, जूल या फिर न्यूटन। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका होता है बाबू बी, ऑप्शन बी वॉट। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 36 जूल, 36.6 के पावर 10 के पावर 6 जूल या 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल या फिर 3600 जूल। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? आपके पास ऑप्शन ए है मैक्सवेल, आइंस्टाइन, फेलेमिन या फिर आर्यस्टेड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का। कौन किया था बाबू? तो फेलेमिंग ने किया था। दाएं हस्त के अंगूठे के नियम जो दिया था वो किसने दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन ए है चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्मीय। आपका अगला प्रश्न है कि 1 MA मतलब 1 MA बराबर होता है। आपके पास ऑप्शन ए है 10 के पावर -1A, 10 के पावर -2A, 10 के पावर -3A, 10 के पावर
6 है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10 के पावर -3a। ठीक है, मतलब कि कितना भाग होता है, तो 1/10 के पावर -10 के पावर 3 यानी कि 1/1000। ठीक है, आप लोग को ऐसे याद रखना है। आपका अगला प्रश्न आ गया कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस में जोड़ा जाना चाहिए बाबू? आपके पास ऑप्शन ए है कि श्रेणी क्रम समूहन में, या पार्श्व क्रम समूहन में, या ए बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम समूहन में। आपका अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडलित बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है लोहा, चांदी, तांबा, या फिर नाइक्रोम। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में, कुंडलित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आपके पास अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो आपके पास ऑप्शन ए है NH3, O2, N2, या फिर CO2। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा CO2, या हरित गृह ग्लोबल वार्मिंग यही करवाता है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है बाबू? तो ये होता है कि ये जो CO2 है ये ऊपर जा कर के एक लेयर बना लेता है। जो लेयर का काम क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने देता है, लेकिन फिर से रिटर्न ये जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ते ही जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे बाबू? तो ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है ये है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? आपके पास ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, कोयला, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जितने भी है ये सभी क्या है बाबू? तो ये सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है क्या? कौन सा स्रोत है बाबू? आपके पास ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलग्न। आपका अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है भूमि सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, जल आपूर्ति के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो बाबू जो टिहरी बांध बनाया गया है, ठीक है, उसका निर्माण कराया गया है, उसका उद्देश्य ये तीनों था, यानी कि भूमि की सिंचाई करने के लिए भी, बिजली को बनाने के लिए भी, या और जल की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है डेनियल सेल का, सौर्य सेल का, सूखा सेल का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है जब हम जल में विद्युत धारा अपघटन करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है बाबू? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन होता है। वो क्या होता है बाबू? कैथोड जो विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे जाके क्या होता है, ये उसके तरफ ये आकर्षित होता है। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको यहाँ पे देखने हैं कि नीचे कौन सा अभिक्रिया दिया गया है। तो नीचे दिया गया है आपका कि जिंक ऑक्साइड प्लस क्या है, कार्बन है। तो अभिक्रिया करा के क्या करा रहा है बाबू? तो जिंक तथा CO2 का निर्माण करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। आपके पास ऑप्शन ए है कि ZnO क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन उपचयी हो रहा है, या फिर कार्बन उपचयी हो रहा है, या फिर क्या है कि कार्बन मोनो ऑक्साइड उपचयी हो रहा है। तो CO है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग CO है। तो CO किसका रूप है बाबू? तो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु अम्ल की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात कर रहा है, HCl। ठीक है, सॉरी HCl
कि अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनेगा। आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। आपके पास ऑप्शन ए है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर O2 ऑक्सीजन, या फिर Cl यानी कि क्लोरीन, Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देता है बाबू, तो जो चूना जल होता है उसको दूधिया कर देता है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। मतलब यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है, चूना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए है CaO, CaCO3, या फिर CaOH का होल्ड ट्वाइस, या फिर Ca। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CaOH का होल्ड ट्वाइस। आपका अगला प्रश्न है कि दंतमंजन प्रायः होता है, कैसा होता है बाबू। आपके पास ऑप्शन ए है अम्लीय, लवण युक्त, क्षारीय, या इनमें से कोई नहीं। तो दंतमंजन याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, तो क्षारीय होता है। आपका अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सेट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यहाँ पे एसिटिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे जो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेट्रिक एसिड। ठीक है, आपके पास अगला जो प्रश्न है वो है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 4, 5, 8 या 10.5। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10.5, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है बाबू। आपके पास ऑप्शन ए है यहाँ पे बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेड, या फिर सीने बार। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा जिंक ब्लेड। आपका अगला प्रश्न है कि धातु जो सिर्फ अम्ल में घुलता है वह है। इसमें से कौन सा धातु है जो केवल अम्ल में घुलता है। आपके पास ऑप्शन ए है फेरस यानी कि लोहा, कॉपर, AU, या फिर एल्युमिनियम। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरस, जो यानी कि लोहा जो होता है क्या होता है, धातु केवल अम्ल में घुलता है। आपके पास जो अगला प्रश्न है बाबू वो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है CaCl2, CO2, KCl, या फिर HCN। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CaCl2। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि हीलियम गैस है। हीलियम कैसा गैस है बाबू। आपके पास ऑप्शन है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्रिय गैस है। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है लोहा, सोना, चांदी, या फिर हीरा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। अगर सबसे कठोर धातु पूछे, ठीक है, हीरा क्या है बाबू, तो हीरा आपका है अधातु। ये पूछा है कि आप लोग का प्राकृतिक में, ठीक है। लेकिन अगर सबसे कठोर धातु पूछे तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे कठोर धातु जो है वो है टंगस्टन। कौन सा है बाबू, तो टंगस्टन है। आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि जैसे ही सबसे कठोर धातु दिखे आप लोग को हीरा टिक कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। आपके पास अगला प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है, क्या होता है बाबू, तो C2H2, C2H4, या फिर CH4, या फिर C6H6। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, C6H6। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है। आपके पास ऑप्शन है त्रिकबंध, एकबंध, द्विबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दो हाइड्रोजन के बीच बन रहा है तो वो कौन सा बंध बनेगा बाबू, तो वो बनेगा दो परमाणु के बीच बन रहा है तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच, तो दो परमाणु के बीच जो बन रहा है तो कौन सा बंध होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक बंध। हाइड्रोजन हमेशा कितने बंध में जुड़ता है, तो एक बंध में जुड़ता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन ए है बुझा चूना,
बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, काली चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये सबको पता होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। जिनको नहीं पता है, यहाँ पे जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है बाबू, तो कमेंट करना है ए, बी या सी, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करेंगे उनका नाम भी देखेंगे। यहाँ पे सब कोई का 60% नहीं आता है, मतलब कि सभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते हैं और सभी टॉप नहीं करते हैं। जो पढ़ते हैं वही टॉप करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है। आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? आपके पास ऑप्शन ए है C2H6, CH4 या फिर C2H4 या फिर C3H8। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए C2H6। आपका अगला प्रश्न है कि मेंडलेव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या फिर मोल की संख्या। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, सोडियम, रुबिडियम या फिर लिथियम। क्षार धातु नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू आप लोग का ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? आपके पास ऑप्शन ए है बेरियम, बोरोन, बेरिलियम या फिर बोरॉन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ब्रोमीन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, ब्रोमीन। आपका अगला प्रश्न है कि जिंक का परमाणु संख्या होता है, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? आपके पास ऑप्शन ए है 27, 28, 29 या 30। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 30। जिंक कितने नंबर पे आता है? तो जिंक आता है 30 नंबर पे, इसलिए इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। आपका अगला जो प्रश्न है बाबू वो है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋणात्मक यानी कि जो क्या करते हैं कि अपने आयन को किसी को दे देते हैं, ठीक है, किसी से लेते हैं। तो कौन लेता है बाबू? आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? अधातु, धातु, मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु जो होते हैं वो क्या करते हैं बाबू? तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी न किसी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं को जाने दी थी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है कि पौना, खेजरी, रनी या फिर राणा, ठीक है, रेनी, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनी। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण की संतुलन बिगड़ जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है कि वनरोपण के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, अधिक हरे पेड़ पौधे का उगना या फिर जैव विविधता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती हुई जनसंख्या। वन रोपने से कोई पर्यावरण की क्षति नहीं होगी, अधिक हरे पेड़ पौधे रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? आपके पास ऑप्शन ए है वस्तुओं का पुनर्चालन, वस्तुओं का पुनरुपयोग या वस्तुओं के उपयोग में कमी या इनमें से सभी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तुओं के उपयोग में कमी। अगर कम से कम हम वस्तु का उपयोग करेंगे तो क्या होगा बाबू? तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। आपके पास अगला प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन ए है यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, सिलिकॉन का या फिर प्लास्टिक का। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, सिलिकॉन का। आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्नांकित में कौन मुख्यतः
बायोगैस है? आपके पास ऑप्शन ए है C2H6, C2H6, और ऑप्शन बी है CH4, C4H10 या फिर H2। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी CH4। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपरी परत होती है मनुष्य की दांत की, वो कौन सी होती है? तो आपके पास ऑप्शन ए है अस्थि, मज्जागुहा, इनेमल या डेंटाइन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका इनेमल। आपका अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है यकृत में, आँख में, अमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो जठर ग्रंथि जिससे क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है, तो वो पाई जाती है हमारी अमाशय में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? आपके पास ऑप्शन ए है लाइपेज, माइटेज, टाइलिन या फिर लैक्टेज। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाइपेज, जो होता है वसा को पचाने में सहायता प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है कि पित्तरस का रंग होता है, किस कलर का होता है बाबू पित्तरस? आपके पास ऑप्शन ए है पीला, हरा, सफ़ेद या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हरा। आपका अगला प्रश्न है कि पौधा में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जड़ के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी के द्वारा क्या होता है बाबू? तो पौधा में श्वसन होता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासित करते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है CO2 गैस, O2 गैस, N2 गैस या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CO2 गैस का। अब CO2 गैस को रात में क्या करते हैं बाबू? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रात में क्या करते हैं, वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, रात में वो श्वसन करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है? आपके पास ऑप्शन ए है 2, 4, 36 या 38। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी 4 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। आपका अगला प्रश्न है कि सामान्यतः डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? देखिए, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यहाँ पे लिख देते हैं, एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होता है आप लोगों का 120, कितना होता है? 120 होता है mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। ये आप लोग को याद रखना है कि सामान्यतः डायस्टोलिक पूछ रहा है। तो डायस्टोलिक कितना होता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना बाबू होगा? तो 80 mm ऑफ Hg। आपका अगला प्रश्न है कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? आपके पास ऑप्शन ए है तना में, पत्ती में, फूलों में, इनमें सभी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ? तो पत्ती में होता है। आपका अगला प्रश्न है कि अस्थि क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है पदार्थ, कोशिका, उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि क्या है? एक उत्तक है। आपका अगला प्रश्न है कि पादप में अपशिष्ट संचित रहता है, कहाँ रहता है? आपके पास ऑप्शन ए है छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रक्तिकाओं में या इनमें से सभी जगह। तो जो बाबू होते हैं अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं पादप में? तो इस सभी जगह पे क्या होते हैं? रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नाइफ्रॉन या फिर बोमेन संपोर। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइफ्रॉन। अब देखिए, अब आप लोगों को नाइफ्रॉन का डिफिनीशन भी पूछ सकता है, ठीक है? तो कैसे आप लोग यहीं लिख सकते हैं कि वृक्क के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नाइफ्रॉन कहते हैं, ऐसा ही याद रखना है आपको। आप लोग का जो अगला प्रश्न है वह कि पौधा में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधा में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो वो है आपके पास ऑप्शन ए है कि टैनिन, रेजिन, गोंद या इनमें से सभी। तो बाबू जो पौधा में उत्सर्जी पदार्थ होता है इनमें से सभी होता है, सब कुछ उत्सर्जित होता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, कहाँ स्मरण शक्ति? यानी कि छूते हैं तो पहचान में आता है बाबू। आपके पास ऑप्शन ए है
सेरिब्रल पेंडक में, डाइएसेफ्लॉन में, या ऑप्टिक पली में, या सेरिब्रम में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रम में। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, तो ये इसको हम कह सकते हैं प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को याद रखना है। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं, जड़ का औद्योगिमी वृद्धि कहलाता है। जड़ का औद्योगिमी वृद्धि क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन ए है जलानुवर्तन गति, रासायनिक अनुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति, या फिर गुरुत्वानुवर्तन गति। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जड़ कहाँ होता है बाबू, तो जड़ होता है नीचे के तरफ, और नीचे क्या होता है, तो नीचे होता है जल। तो क्या हो जाएगा आपका जलानुवर्तन गति। ऐसे में याद रखना है आप लोग को। आपका अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? आपके पास ऑप्शन ए है वृषण से, थायराइड से, अंडाशय से, या फिर लैंगरसंस की दीपिकाओं से। तो एड्रोजन जो होता है वो स्रावित होता है आपके अंडाशय से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि स्वपरागकण निम्न में से किन पौधों में होता है? आपके पास ऑप्शन ए है एक लिंगी पौधा में, उभयलिंगी पौधा में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू एक लिंगी मतलब होता है जिसमें नर अलग हो और मादा अलग हो, और उभयलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा एक ही में हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम उभयलिंगी। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वपरागकण यानी कि जिसमें नर और मादा एक ही में हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम उभयलिंगी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? आपके पास ऑप्शन ए है कि एड्रोमेटियम में, फंडस में, या फिर योनि में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाबू, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कहाँ होता है? तो गर्भाशय का जो दीवार होता है वहीं पे क्या होता है बाबू आपका, तो गर्भाशय का भग का भ्रूण का गर्भाशय के भ्रूण विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? तो गर्भाशय का जो दीवार होता है उसी पे भ्रूण विकसित होता है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है कि लेबिया माइनोर, परिपक्व फुटक, या फिर फैलोपियन नली, या फिर शुक्रवाहिनी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी जो है केवल पुरुष जननांग अंग में ही क्या होता है, तो पाया जाता है। आपके पास अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है कि हैरोल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, या फिर सिडने फॉक्स को। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्हीं को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के पिता कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? आपके पास ऑप्शन ए है फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया के, या फिर इंग्लैंड के। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के जो थे ईसाइयों के मठ के पादरी थे। आपके पास अगला प्रश्न है बाबू कि इनमें कौन वर्गीकरण की सबसे ऊपरी पायदान का अस्तित्व है? आपके पास ऑप्शन है वंश, गण, वर्ग, या फिर जगत। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जगत। आपका अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए है जीवाणु, कवक, शैवाल, या ए बी दोनों। तो बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी, यानी कि जीवाणु और शैवाल दोनों है वो क्या है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। ऐसे याद रखना है आप लोग को। आपका अगला प्रश्न है कि मांसाहारी जीव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, या तृतीय उपभोक्ता, या फिर ए बी दोनों। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं, और मांसाहारी क्या होते हैं, तो जो प्रथम को खाते हैं। तो प्रथम को कौन खाएंगे, तो द्वितीय खाएंगे। ठीक है, ऐसे में आप लोग को याद रखना है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर कि मांसाहारी जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला के प्रत्यय पोषी स्तर का पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? आपके पास ऑप्शन ए है 0.1%, 0.01%, 10%, या 100%। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10%।
तो दोस्तों ऐसे करके आप लोगों का टोटल कितना, तो टोटल आप लोगों का 80 ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, उसको आप लोग एक बार और वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।